गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 चल रहा था, जिसके अंदर अपन ने 5th चैप्टर के अंदर शुरुआत की थी। मृदा अभिक्रिया चैप्टर का नाम है आपके अध्याय नंबर 5 मृदा अभिक्रिया। अध्याय नंबर 5 मृदा अभिक्रिया जो पढ़ रहे थे अपन, तो इसके अंदर अपन ने शुरुआत की थी मृदा अभिक्रिया के अंदर कि पिछली क्लास तक अपन ने पढ़ लिया था। पहले तो अपन ने फर्स्ट क्लास के अंदर पढ़ा था आपके मृदा का पीएच कितना हो सकता है। फिर अपन ने उसके अंदर क्या किया, जब जल का आयनन किया तो वो H+ और OH- आयनों में टूटता है। इसका अपन ने द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार समझा था, इसको द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से। फिर उसके बाद में अपन ने द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के बाद में अपन ने पीएच स्केल के बारे में बात की। पीएच स्केल के अंदर क्या होता है वो पूरी डिटेल से अपन ने बात कर ली थी पिछली क्लास तक। फिर उसके बाद में पीएच स्केल के अलावा अपन ने बात की थी पिछली क्लास के अंदर आपके मिशेल की प्रकृति के संबंध में। मिशेल की प्रकृति अगर वो धनायन को अधिशोषित मतलब अम्लीय आयनों को अधिशोषित करता है, जैसे H+ है, OH- ये एल्यूमिनियम है, सल्फेट आयन है, इनको अधिशोषित करता है तो उसकी प्रकृति क्या है, वो अम्लीय है। इसके अलावा क्षारीय है, ये अपन ने पिछली क्लास में अध्ययन कर लिया था। और मृदा का पीएच कितना होता है ये सारी। और अधिशोषित भस्मों के प्रकार के अंदर अपन ने पढ़ा कि सोडियम आयन की अधिकता होने से मृदा पीएच में क्या होता है, ये जल्दी वृद्धि होती है। मृदा पीएच में जल्दी वृद्धि होती है, मतलब क्या हो गया, मृदा पीएच में जल्दी वृद्धि होती है। इससे क्या होता है, पीएच क्या हो जाता है आपके, क्षारीय हो जाता है। ये अपन ने पिछली क्लास तक पढ़ लिया था। आज अपन शुरू करेंगे अपनी इस क्लास के अंदर कि मृदा पीएच के मुख्य परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं, या पीएच को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं इसके अंदर कि मृदा पीएच से संबंध में बातें है ना। मृदा पीएच में मुख्य परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं अपन। तो मृदा पीएच के अंदर मुख्य परिवर्तन के अंदर आपके है, अगला हेडिंग है आपके मृदा पीएच में मुख्य परिवर्तन। मृदा पीएच में मुख्य परिवर्तन, इनके बारे में आज अपन शुरू करेंगे। अब मृदा पीएच में मुख्य परिवर्तन किस प्रकार से होता है, इस संदर्भ में अगर अपन बात करें तो मृदा पीएच के अंदर मुख्य परिवर्तन होता है आपके दो प्रकार से। दो मुख्य कारक होते हैं, एक तो अम्ल उत्पादक कारक और एक भस्म उत्पादक कारक, मतलब क्षारीय, है ना। मुख्य परिवर्तन कितने प्रकार से हो सकता है, दो प्रकार से होता है। सबसे पहला है आपके अम्ल उत्पादक पदार्थ, अम्ल उत्पादक पदार्थ, और दूसरा है आपके भस्म उत्पादक पदार्थ, है ना। भस्म या फिर आप क्षार भी कह सकते हैं, भस्म उत्पादक पदार्थ। इन दो के द्वारा क्या होता है, मृदा के अंदर पीएच के में मुख्य परिवर्तन होता है। अगर अम्ल उत्पादक पदार्थ हैं तो उससे क्या होगी, मृदा क्या होगी आपके, अम्लीय होगी, है ना। और भस्म उत्पादक पदार्थ से मृदा क्या होगी आपके, क्षारीय होगी। तो ये आपके दो प्रकार के कारक हैं जो मृदा में मुख्य परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होते हैं। पहला अम्ल उत्पादक पदार्थ और दूसरा क्षार उत्पादक पदार्थ। अब अम्ल उत्पादक पदार्थ के अंदर क्या है, आपको डिटेल से बात करते हैं, फिर भस्म उत्पादक पदार्थ के बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके अम्ल उत्पादक पदार्थों की बात करें अपन, तो इसके अंदर दो प्रकार के होंगे मुख्य परिवर्तन, अम्ल और भस्म उत्पादक। तो सबसे पहले अपन अम्ल उत्पादकों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अम्ल उत्पादक पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके अम्ल उत्पादक कारकों के अंदर बात करें तो 3 पॉइंट के आधार पर पढ़ेंगे अपन अम्ल उत्पादक पदार्थों को कि किस प्रकार से आपके परिवर्तन होता है इसके अंदर। सबसे पहले 1 नंबर लगा के लिख लेते हैं अपने हेडिंग, अम्ल उत्पादक पदार्थ। अम्ल उत्पादक पदार्थों की बात करें अपन, तो अम्ल उत्पादक पदार्थ सबसे पहले तो क्या होता है आपके, कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन, मतलब जो कार्बनिक ऑर्गेनिक मैटर है वो टूटते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो टूटते हैं, तो इस प्रक्रम में क्या होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के अम्ल बनते हैं। मतलब अपन ने सेकंड चैप्टर पढ़ा था, क्या था आपके, जीवांश पदार्थ,
है ना। सेकंड चैप्टर था आपके जीवांश पदार्थ। तो इसके अंदर अपन ने शुरू किया था जीवांश पदार्थ के अंदर कि पदार्थों के विच्छेदन के अंदर, जिसके अंदर विच्छेदन के अंदर कार्बोहाइड्रेट का विच्छेदन देखा था अपन ने। कार्बोहाइड्रेट के विच्छेदन में सभी प्रकार अलग अलग, जैसे शर्करा का विच्छेदन है, स्टार्च का विच्छेदन, इनका तो क्या होता है, ये सरल पदार्थ हैं तो इनका विच्छेदन क्या होता है, तो जल्दी हो जाता है। लेकिन जैसे अपन ने देखा था इसके बाद में हेमी सेल्यूलोज का विच्छेदन, हेमी सेल्यूलोज का विच्छेदन, सेल्यूलोज का विच्छेदन, इसके अलावा आपके सेमी सेल्यूलोज, सेल्यूलोज का विच्छेदन, इसके अलावा अपन ने प्रोटीन का, लिग्निन का, इन सब का विच्छेदन देखा था। तो सबसे कम समय में विच्छेदन किनका होता है, शर्करा का और स्टार्च का, और सबसे ज़्यादा समय लिग्निन और प्रोटीन के अंदर लगता है, क्योंकि ये कठोर जटिल पदार्थ हैं। सरल पदार्थों का विच्छेदन जल्दी हो जाता है और जटिल पदार्थों का विच्छेदन क्या होता है, धीमी गति से होता है। तो इसी प्रकार अपन देखें जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनका विच्छेदन होता है, तो इनके अंदर अपन ने देखा था कि खूब प्रकार के कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है। क्या होता है, इसके अंदर कार्बनिक अम्लों का निर्माण होता है। और ये कार्बनिक अम्ल क्या करते हैं, आपके मृदा के अंदर अम्लीयता बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्या करते हैं ये कार्बनिक अम्ल आपके, तो कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन से क्या होगा, आपके कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन से आपके क्या, किसका निर्माण होगा, आपके विच्छेदन से आपके कार्बनिक एवं अकार्बनिक दोनों प्रकार के अम्ल बनेंगे। कार्बनिक एवं अकार्बनिक, कार्बनिक एवं अकार्बनिक अम्ल का निर्माण होगा, कार्बनिक एवं अकार्बनिक अम्लों का निर्माण होगा। और इनके निर्माण से जो अम्ल होंगे वो जल एवं CO2 के साथ में निर्माण होता है। और ये अम्ल क्या करेंगे, आपके जल प्लस CO2 इनसे अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, आपके क्रिया करके आपके बनाएंगे, किसका निर्माण करेंगे, कार्बनिक अम्ल का, कार्बनिक अम्ल का निर्माण करेंगे। और ये कार्बनिक अम्ल H2CO3 है ना, कार्बनिक अम्ल का निर्माण करेंगे। और इन्हीं के कार्बनिक अम्ल का निर्माण ये अपन ने फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, कार्बनिक अम्ल के विच्छेदन की अभिक्रिया पूरी, है ना। फिर ये कार्बनिक अम्ल क्या करेगा, आपके कार्बनिक अम्ल क्या देगा, आपके इनके विच्छेदन से या फिर कार्बनिक अम्ल के वियोजन से, टूटने से किसका निर्माण होगा, आपके H+ आयन का निर्माण होगा। और ये H+ आयन मृदा में क्या करता है, मृदा में अम्लता बढ़ाता है। आगे बात समझ में, H+ आयन के वियोजन से क्या हो जाता है, मृदा के अंदर अम्लता बढ़ती है। और अम्लता बढ़ेगी तो pH का मान क्या होगा, आपके pH का मान कम होगा। आई बात समझ में आपके, pH का मान क्या होगा, कम होगा। तो क्या अपन ने पढ़ा, पहला पॉइंट आपके नंबर 1 इसके अंदर अपन ने बात की कि कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन से, कार्बनिक पदार्थ मतलब ऑर्गेनिक मैटर, किसी कोई भी हो सकता है ऑर्गेनिक मैटर, जैसे अपन ने बात की प्रोटीन, लिग्निन, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, शर्करा, स्टार्च, ये सभी क्या कार्बनिक पदार्थ हैं। इनके विच्छेदन से क्या होता है, आपके कार्बनिक या अकार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है। ये टूटेंगे मृदा के अंदर तो इनके द्वारा आपके अम्ल का निर्माण होगा। और ये अम्ल क्या करेंगे, आपके जल के साथ में और CO2 के साथ में अभिक्रिया करके किसका निर्माण करेंगे, आपके कार्बनिक अम्ल का निर्माण करेंगे। और ये कार्बनिक अम्ल H2CO3 इनके वियोजन से क्या होगा, आपके H+ आयन का निर्माण होगा। और H+ आयन क्या करता है इसके अंदर से, जैसे आप देखते हैं अपन, जैसे H2CO3 का वियोजन देखें अभिक्रिया, तो क्या होता है, एक तो HCO3 + H+ आयन देगा, है ना, इस प्रकार से। तो ये H+ आयन का निर्माण हुआ। H+ आयन मृदा के अंदर अम्लता को बढ़ाता है, और अम्लता बढ़ेगी तो मृदा का pH का मान क्या होगा, कम होगा। तो पहला पॉइंट आपका आया समझ में कि मृदा के अंदर कार्बनिक अम्ल क्या करता है, कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन से अम्लता बढ़ती है। तो पहला पॉइंट अपन ने पढ़ लिया कि मृदा के अंदर अम्लता बढ़ाने में जिम्मेदार कौन होते हैं, आपके कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन से ही मृदा के अंदर अम्लता का निर्माण होता है। अब इसके अलावा और देखते हैं अपन, आगे की बात करें तो अम्लता के अलावा आपके दूसरा पॉइंट, पहली बात तो कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन से, दूसरी बात है आपके दूसरी बात करें अपन जिसके अंदर आपके
मृदा के अंदर अम्लता बढ़ाने में और कौन जिम्मेदार होता है, इसके संदर्भ में बात करेंगे अपन। मृदा के अंदर अम्लता बढ़ाने में आपके जिम्मेदार होते हैं दूसरे कारक, जिसके अंदर अपन पढ़ें तो अकार्बनिक अम्ल। इसके अलावा आपके नंबर 2, पहला तो कार्बनिक अम्ल, इसके अलावा अब अकार्बनिक अम्ल, जैसे अकार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल जैसे आपके H2SO4 है, तथा आपके HNO3 है। नाम तो बताइए इनका आपको। H2SO4 को अपन क्या कहेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 को क्या कहते हैं आप, H2SO4 है आपके सल्फ्यूरिक अम्ल, और HNO3 नाइट्रिक अम्ल। इनके द्वारा भी क्या होता है, मृदा के अंदर H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है। इनके द्वारा भी मृदा के अंदर अम्लता की मात्रा बढ़ती है, जिससे क्या हो जाता है, आपके अम्लता बढ़ेगी। और ये क्या करते हैं, अम्लीय दशा के विकास के लिए उतरता है। ये दोनों कारक, दोनों ये क्या करते हैं, जैसे अपन बात करें H2SO4 के वियोजन की अभिक्रिया देखें तो H2SO4 क्या होगा आपके, HSO4 + H+ आयन देगा। यही बात में H+ आयन किसके लिए जिम्मेदार है, ये अम्लता के लिए, अम्लता बढ़ाता है ना। और HNO3 की अपन बात करें, HNO3 भी क्या करता है, आपके मृदा की अम्लता बढ़ाता है। HNO3 ये भी आपकी मृदा की अम्लता बढ़ाता है, जैसे NO3- + H+। तो ये दोनों H+ आयन देते हैं। ये H+ आयन मृदा की अम्लता को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो अम्ल की दशा सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी क्या करते हैं आपके। अब ये तो बात आ गई अकार्बनिक अम्लों के द्वारा, H2SO4 के द्वारा, HNO3 के द्वारा ये H+ आयन देते हैं, जिससे अम्लता बढ़ती है। अब H2SO4 और HNO3 का निर्माण कैसे होता है, अपन बात करें कि H2SO4 और ये किस, इनका निर्माण कैसे होता है। तो इनके निर्माण की अगर अपन बात करें तो ये आपके होते हैं, इनका निर्माण होता है सूक्ष्म जीवों द्वारा। क्या होता है, H2SO4 इनका निर्माण होता है आपके सूक्ष्म जीवों द्वारा। सूक्ष्म जीव क्या करते हैं आपके, H2SO4 और इसको सूक्ष्म जीव क्या करते हैं आपके, जैसे अपन मृदा के अंदर क्या डालते हैं, उर्वरक डालते हैं। सूक्ष्म जीव क्या, जैसे मृदा में आप उर्वरक डालोगे, मृदा में उर्वरक। अब उर्वरक में क्या होता है, मृदा में अपन उर्वरक डालते हैं तो उर्वरक में क्या पाया जाता है आपके, जैसे अपन सल्फर पाया जाता है। मृदा उर्वरक के अंदर क्या करता है, पाया जाता है आपके उर्वरक के अंदर सल्फर पाया जाता है। सल्फर के अलावा और आपके अमोनियम सल्फेट होता है, अमोनियम सल्फेट होता है। ये सारी चीज़ें क्या करती है आपके, सल्फर और अमोनियम सल्फेट, ये सभी मृदा में क्या करते हैं आपके, ये इन सभी को क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव क्रिया करके क्या बनाते हैं आपके, H2SO4 और HNO3, H2SO4 और HNO3 का निर्माण करते हैं। तो कौन करते हैं, सूक्ष्म जीव करते हैं। किसके द्वारा, उर्वरकों के उपयोग के द्वारा क्या करते हैं, ये सूक्ष्म जीव क्रम से इन दोनों का निर्माण करते रहते हैं। और ये दोनों क्या करते हैं, इनके वियोजन से क्या होता है आपके, इनके वियोजन से H+ आयन देते हैं। और ये H+ आयन आपके, ये H+ आयन आपके क्या करेंगे, आपके मृदा के अंदर, मृदा में अम्लता को बढ़ाएंगे। यही बात है, मृदा में अम्लता को बढ़ाएंगे। कौन बढ़ाएंगे आगे, H+ आयन। और H+ आयन कौन देता है, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। और नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है, मृदा के अंदर जो उर्वरक डालते हैं उन उर्वरकों को सूक्ष्म जीवों के द्वारा ये इन अम्लों का निर्माण कर दिया जाता है। तो आज की क्लास में अपन ने ये अम्ल उत्पादक पदार्थ के अंदर 2 पॉइंट पढ़ लिए। पहला तो आपने पढ़ा कार्बनिक अम्लों के निर्माण से भी क्या होता है आपके, जैसे कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है, किसका, कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है, इसके द्वारा मृदा में अम्लता का निर्माण होता है। अब दूसरा पढ़ा अपन अकार्बनिक अम्लों के द्वारा भी मृदा में अम्लता का निर्माण होता है। अगर अब अपन तीसरे पॉइंट की बात करें, ये 2 हो गए आपके अम्लता निर्माण उत्पादक पदार्थों के अंदर। तीसरे की बात करें अपन तो नंबर 3 पॉइंट की बात करेंगे अपन अभी,
जिसके अंदर क्या होता है, जैसे नम प्रदेश होते हैं। नम प्रदेश कौन से होते हैं, जहाँ पर क्या होती है, नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उन प्रदेशों को अपन क्या कहेंगे, नम प्रदेश कहेंगे। जहाँ पर बहुत ज़्यादा नमी की मात्रा होती है वो प्रदेश क्या कहलाते हैं, आपके नम प्रदेश कहलाते हैं। अभी बात करते हैं नमी, जैसे जहाँ पर क्या होती है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, उन प्रदेशों के अंदर अपन बात करें, जैसे नम प्रदेश, नमी वाले प्रदेश। नम प्रदेशों में थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन, नम प्रदेशों में। नम प्रदेश मतलब जहाँ वर्षा अधिक होती है, वर्षा अधिक होती है। अब जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी उन प्रदेशों को अपन क्या कहेंगे, नम प्रदेश। और जहाँ पर वर्षा कम होती है उनको क्या कहते हैं, जहाँ वर्षा कम होती है वो क्या कहलाते हैं, शुष्क प्रदेश। आगे बात समझ में। तो जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है वो तो नम प्रदेश, जहाँ वर्षा कम होती है वो कौन से प्रदेश, आपके शुष्क प्रदेश। तो नम प्रदेशों के अंदर क्या होता है, तेज़ बारिश होने पर क्या हो जाता है उसके अंदर, जैसे आपके लीचिंग, मतलब कि जो नम प्रदेशों में वर्षा होने से क्या होगा, आपके जो आपके क्षार होंगे, जो मृदा के अंदर क्षारीय पदार्थ हैं, क्षारीय पदार्थ क्या होंगे, बहकर नीचे की परतों में चले जाएंगे, बहकर नीचे की परतों में चले जाएंगे। अगर क्षार नीचे की परतों में चले जाएंगे तो क्या बचेगा आपके यहाँ पर, मृदा के ऊपरी सतह पर क्या बच जाएगा, आपके अम्ल बच जाएंगे। क्या बच जाएंगे, अम्ल। और अम्ल बचेंगे तो क्या करेंगे, वो मृदा को क्या करेंगे, आपके अम्लीय करेंगे। अम्लीय करेंगे मतलब क्या होगा, पीएच का मान क्या होगा, आपके कम होगा। ये अपन ने पहले ही बात कर ली थी कि पीएच का मान जितना कम होता है मृदा उतनी ज़्यादा अम्लीय होती है, और पीएच का मान जितना ज़्यादा होता है मृदा उतनी क्या होती है, आपके क्षारीय होती है। मतलब जितना कम होगा मृदा उतनी अम्लीय, और जितना अधिक होगा पीएच का मान वह उतना ही विलयन क्षारीय होगा, है ना। तो तीसरा पॉइंट क्या पड़ा, जैसे नम प्रदेश मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ पर क्या होती है, जहाँ बहुत तेज़ बारिश होती है, तो उस बारिश के जगह पर क्या होता है, जो क्षारीय पदार्थ होते हैं वो लीचिंग के द्वारा क्या हो जाएंगे, बहकर नीचे की सतह पर चले जाएंगे। और नीचे की सतह पर जाने से क्या हो जाएगा, क्षार नीचे चले जाएंगे तो ऊपरी सतह पर क्या रह जाएंगे, आपके अम्ल रह जाएंगे। और अम्ल क्या करेंगे, आपके मृदा को अम्लीय करेंगे और पीएच का मान कम होगा। तो 3 पॉइंट के आधार पर अपन ने पढ़ लिया अम्ल उत्पादक पदार्थों के अंदर। पहले अपन ने पढ़ा कार्बनिक अम्ल मृदा में क्या करते हैं, कार्बनिक अम्ल मृदा को अम्लीय बनाते हैं। दूसरा पढ़ा अपन ने, पहला पॉइंट क्या हो गया, दूसरा पढ़ा अपन ने अकार्बनिक अम्ल, जैसे आपके नाइट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है ये। और तीसरा आपके ये नम प्रदेशों के अंदर जहाँ बारिश ज़्यादा होती है तो क्षार नीचे चले जाते हैं और ऊपरी सतह पर अम्ल रह जाते हैं। तो ये 3 पॉइंट अपन ने पढ़ लिए किसके संदर्भ में, आपके मृदा के अम्ल उत्पादक पदार्थों के संदर्भ में। अब अपन बात करते हैं भस्म उत्पादक पदार्थ नंबर 2 आपके, है ना। भस्म उत्पादक पदार्थों के अंदर जो मृदा को क्या करते हैं, क्षारीय करते हैं, भस्म उत्पादक पदार्थ। ये तो अपन ने पढ़ा कि अभी तक तो कि मृदा को अम्लीय करने में ये कारक जिम्मेदार होते हैं। अब अपन नंबर 2 की बात करें जिसके अंदर मृदा को, पहला पॉइंट हो गया आपका अम्ल उत्पादक पदार्थ। अब नंबर 2 पढ़ेंगे अपन भस्म उत्पादक पदार्थ, जो अभी अपन मैंने बता ही दिया था पहले कि पीएच में परिवर्तन के लिए 2 कारक जिम्मेदार होते हैं, पहला अम्ल उत्पादक पदार्थ, दूसरा भस्म उत्पादक पदार्थ। भस्म उत्पादक पदार्थ मतलब बेस फॉर्मिंग फैक्टर। अब भस्म को कौन से आपके कारक हैं जो आपके क्षार की मात्रा बढ़ाते हैं मृदा के अंदर, और तो इसके लिए अपन बात करें तो क्षार की मात्रा के अंदर जिम्मेदार होते हैं आपके, जैसे जो मृदा में विनिमयशील भस्म होते हैं वो क्या करते हैं, आपके क्षार की मात्रा को निर्माण में प्रोत्साहित करते हैं। तो जैसे कैल्शियम आयन है आपके, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, इसके अलावा पोटेशियम आयन तथा आपके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोडियम आयन। ये क्या करते हैं, आपके मृदा को अम्लता में कम
मतलब यह अम्लता में कमी करते हैं तथा क्षारीयता में वृद्धि करते हैं। आई बात समझ में? ये क्या करते हैं? अम्लता में कमी करते हैं और क्षारीयता में वृद्धि करते हैं। कौन से कारक आपके? कौन से? सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और ये कैल्शियम आयन, नहीं ये सारे आयन क्या करते हैं? मृदा के अंदर आपके अम्लता में कमी करते हैं और ये आपके क्षारीयता में वृद्धि करते हैं। इन प्रक्रमों में सबसे महत्वपूर्ण है अपक्षय, जिनके द्वारा क्या होता है? खनिजों से मुक्त होने वाले कोलाइड मृदा के अंदर उपस्थित हो जाते हैं। मतलब एक कारक और जिम्मेदार होता है अपक्षय, मतलब जिनका अपक्षय हो जाता है, वेदरिंग हो जाती है, टूट कर क्या करते हैं वो कोलाइड खनिजों से मुक्त होकर क्या करते हैं? ये आयन अपक्षय के द्वारा खनिजों से मुक्त होते हैं। मतलब अपन ने पढ़ा तीसरे चैप्टर में कि जैसे फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा कि चट्टानों के अपक्षय किसका निर्माण होता है? मृदा का निर्माण होता है। तो चट्टानों के अंदर खूब सारे खनिज होते हैं, जैसे आपके ग्रेनाइट की बात की अपन ने, बेसाल्ट की बात की अपन ने, रायोलाइट, खूब सारे पढ़े अपन है ना, रायोलाइट है, डायोराइट है। इस प्रकार से जो ये सभी खनिज हैं, इनके टूटने से क्या होगा? आपके ये इन चट्टानों के अपक्षय से क्या होगा? इन खनिजों का मुक्त होंगे और ये खनिज मुक्त होने से क्या होगा? आपके खनिजों के मुक्त होने से आपके भस्म में क्या होगा? तो चूना मिलाने से धनायन की मात्रा में वृद्धि होगी और ये मुक्त हो गए। तो अगर अपन चूना पत्थर, और जैसे चूना पत्थर भी आपके पाया जाता है मृदा के अंदर, अगर चूना पत्थर मुक्त होगा तो मृदा के अंदर क्या होगी? आपके विभिन्न प्रकार के लवणों का निर्माण होगा और ये लवण क्या करते हैं? मृदा के अंदर क्षारीयता को बढ़ावा देते हैं। जो लवण क्या अधिशोषित होकर मृदा में क्या करते हैं? मृदा में क्षारीयता बढ़ाते हैं। पहली तो ये आयन क्या करते हैं? अम्लता कम करते हैं और क्षारीयता बढ़ाते हैं। दूसरी बात, जैसे चट्टानों के या अपक्षय होने से खनिज मुक्त होते हैं। ये खनिजों के अंदर जैसे चूना पत्थर है, लवण है, ये क्या करते हैं? मृदा के अंदर अम्लता को कम करते हैं और क्षारीयता को बढ़ाते हैं। तो दूसरा पॉइंट भी अपन ने पढ़ लिया कि मृदा के अंदर क्षारीयता की वृद्धि करते हैं। इसके अलावा और बात करें अपन मृदा के अंदर क्षारीयता के बारे में, तो मृदा के अंदर पहला पॉइंट तो कैल्शियम। कौन कौन से आयन आपके? कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसके अलावा आपके पोटेशियम, और सबसे इम्पोर्टेंट है आपके सोडियम। ये आयन क्या करते हैं? आपके मृदा के अंदर किसको? क्षारीयता को बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं। इसके अलावा अपक्षय के द्वारा भी क्या होता है? जैसे खनिज मुक्त होते हैं, खनिजों के अंदर जैसे चूना पत्थर मुक्त होगा, उनसे क्या बनेंगे? लवण बनेंगे और ये लवण क्या कर देंगे? मृदा के अंदर क्षारीयता में वृद्धि करेंगे। तो दूसरी बात कर ली अपन ने, मृदा के अंदर लवण जो क्षारीयता की वृद्धि करते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट अपन बात करें, जैसे उसके अंदर अपन ने तीसरा पॉइंट पढ़ा था, मिटा दूँ इनको पहले, फिर उसके बाद तीसरे पॉइंट की बात करें अपन। तो जैसे अपन ने अम्ल उत्पादक पदार्थों के अंदर तीसरा पॉइंट पढ़ा था कि नम प्रदेशों के अंदर, पढ़ा था ना भाई? नम प्रदेश कौन से होते हैं? जो होते हैं आपके जिनके अंदर तेज़ बारिश होती है ना, हमेशा मिट्टी गीली रहती है, तेज़ बारिश होती है, नम प्रदेश वो कहलाते हैं। तो उन प्रदेशों के अंदर क्या होता है? आपके जो क्षार होते हैं वो लीचिंग के द्वारा मतलब बहकर नीचे की सतह में चले जाते हैं, ऊपरी सतह पर अम्ल रह जाते हैं। और अब अपन बात करें भस्म उत्पादक पदार्थों की, तो भस्म उत्पादक पदार्थों के अंदर पढ़ें तो इसके अंदर अगर अपन तीसरे पॉइंट की बात करें तो शुष्क एवं अर्धशुष्क, अर्धशुष्क प्रदेश। शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों में क्या होता है? आपके जहाँ क्या होती है? प्रदेशों में क्या होगी? वर्षा कम होगी, वर्षा कम होती है। अगर वर्षा कम होगी तो वहाँ पर क्या होंगे? वर्षा कम होगी तो क्षार बहकर नष्ट नहीं होंगे, बहकर क्या होंगे? नष्ट नहीं होंगे। तो नहीं होंगे, क्षार बहकर नष्ट नहीं होंगे। अगर बहकर नष्ट नहीं होंगे तो वो क्या हो जाएंगे? एकत्रित हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे।
और एकत्रित हो जाने से क्या हो जाएगा, आपके मृदा के अंदर एकत्रित हो जाने से मृदा पीएच का मान बढ़ाएंगे। मृदा पीएच का मान क्या करेंगे, वो बढ़ाएंगे। और बढ़ाने से क्या होगी, मृदा आपके क्षारीय होगी। क्या होगी, मृदा क्षारीय होगी। तो अपन ने इसके अंदर भी 3 प्रकार के पॉइंट पढ़ लिए हैं भस्म उत्पादक पदार्थों के अंदर। पहले अपन ने पढ़ा फर्स्ट पॉइंट, जिसके अंदर अपन ने बात की कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम, ये सभी क्या करते हैं, मृदा के अंदर अम्लता बढ़ाते हैं। दूसरी बात की ये क्षारीयता बढ़ाते हैं, सॉरी है ना। दूसरी अपन ने बात की चूना पत्थर है, ये खनिज हैं जो मृदा के अंदर मुक्त होने के बाद में क्या करते हैं, आपके मुक्त होने के बाद में क्या करेंगे, आपके क्षारीयता बढ़ाएंगे। इसके अलावा आपके तीसरा पॉइंट ये अभी आपके लिखा हुआ है, शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में क्या होगी, वर्षा कम होगी तो क्षार बह कर नहीं जाएंगे, मतलब लीचिंग की प्रक्रिया नहीं होगी, लीचिंग नहीं होंगी, तो वो क्या हो जाएंगे, क्षार एकत्रित हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, आपके क्षार एकत्रित हो जाएंगे और मृदा का पीएच का मान क्या करेंगे, बढ़ाएंगे और मृदा क्या हो जाएगी, आपके क्षारीय हो जाएगी। तो अपन ने आज की क्लास में दो बातें बात की। पहले तो सबसे पहले टॉपिक शुरू किया अपन ने मृदा पीएच में मुख्य परिवर्तन। तो मृदा के पीएच में मुख्य परिवर्तन किस प्रकार से हो सकता है, 2 प्रकार से। एक तो आपके अम्ल उत्पादक पदार्थों के द्वारा, दूसरा आपके क्षार उत्पादक पदार्थों के द्वारा या फिर भस्म उत्पादक पदार्थों के द्वारा। तो अम्ल उत्पादक पदार्थों के अंदर अपन ने बात की कि जो अम्ल का उत्पादन करने वाले पदार्थ हैं, जैसे अपन ने कार्बनिक अम्ल H2CO3, ये क्या करते हैं, आपके कार्बनिक अम्ल ये क्या करते हैं, आपके मृदा के अंदर H+ आयन देते हैं। ये H+ आयन क्या करेंगे, आपके मृदा को अम्लीय बनाएंगे। इसके अलावा दूसरा पॉइंट बात की अपन ने सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये भी H+ आयन देते हैं। ये H+ आयन मृदा को अम्लीय बनाते हैं। और एक और बात की नम प्रदेशों की, तो 3 पॉइंट बात कर ली। नम प्रदेशों में क्या होती है, लीचिंग की प्रक्रिया के द्वारा क्षार बहकर नीचे चले जाते हैं और अम्ल ऊपरी परत पर रह जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, मृदा क्या होगी, आपके अम्लीय बन जाएगी। दूसरी बात की अपन ने, ये तो 3 पॉइंट अम्ल उत्पादक पदार्थों की बात कर ली। फिर दूसरा पढ़ा अपने भस्म उत्पादक पदार्थ। तो भस्म उत्पादक पदार्थों में अपन ने 3 पॉइंट बात की। पहला कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम, पोटेशियम, ये क्या करते हैं, मृदा के अंदर अम्लता को कम करते हैं और क्षारीयता को बढ़ाते हैं। सोडियम आयन सबसे इंपॉर्टेंट, जो क्षारीयता को जल्दी बढ़ाता है। दूसरे अपने बात की चूना पत्थर हैं, ये लवण है, ये क्या करते हैं, खनिज से मुक्त होकर क्या करते हैं, आपके क्षारीयता बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, आपके क्षारीयता बढ़ाते हैं, क्षारीयता बढ़ाते हैं। इसके अलावा अपन ने तीसरा बात की शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों में जहाँ वर्षा की मात्रा कम होती है, जहाँ पर क्षार बहकर क्या हो जाते हैं, नष्ट नहीं होते हैं और एकत्रित हो जाते हैं। कौन, क्षार एकत्रित हो जाएंगे तो मृदा के पीएच का मान बढ़ेगा और मृदा क्या होगी, आपके क्षारीय होगी। तो आज की क्लास में अपन ने 2 बातें बात की, अम्ल उत्पादक पदार्थ और भस्म उत्पादक पदार्थ। क्या क्या करते हैं, मृदा के पीएच में परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं, मृदा के पीएच में परिवर्तन करते हैं। और मृदा के पीएच में अगर परिवर्तन होगा तो वो इसके लिए 2 कारक जिम्मेदार हैं, एक तो अम्ल उत्पादक पदार्थ और क्षारीय। क्योंकि पीएच किसके लिए होता है, अम्लीयता और क्षारीयता को दर्शाने के लिए। तो परिवर्तन करने वाले 2 ही कारक होंगे, अम्लीयता और क्षारीयता। तो ये अपन ने आज की क्लास में बात कर ली। इसके आगे के जो आप पीएच के परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारकों की बात है, तो वो अपन अगली क्लास में बात करेंगे कि पीएच में को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं, और इनके बारे में अपन क्या करेंगे, अगली क्लास में बात करेंगे। ओके, तो गुड लक। आज की क्लास में अपन ने यहाँ तक बात कर ली, इसके आगे अपन क्या करेंगे, अगली क्लास में बात करेंगे। ओके, धन्यवाद आप सभी को। और जो अम्ल और उत्पादक पदार्थ और भस्म उत्पादक पदार्थ जो अपन ने 3 पॉइंट बात की, वो आप अच्छे से समझ लें और इनको आप नोट्स में पढ़ें, किताब से पढ़ें, तो आपको आसानी से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, गुड लक।